जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी विषय में समास को लेकर के आए हैं, जो आपके सिलेबस में है। समास से 2 नंबर का प्रश्न पूछता है यूपी बोर्ड के एग्जाम में। ये कक्षा 9, 10, 11, 12 सबके लिए है। जूनियर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह लाभप्रद सिद्ध होगा, क्योंकि छोटी कक्षाओं से ही ये समास के बारे में थोड़े से नॉलेज देने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए समास को आप लोग देख लीजिएगा। विद्यार्थी कहते हैं कि सर जी, समास छाटने में बड़ा दिक्कत होता है, हिंदी बड़ा टिपिकल है। नहीं टिपिकल है, केवल समझने का प्रयास करें तो हिंदी बहुत ही आसान है। ठीक है। और खासकर साइंस के विद्यार्थी हिंदी पर ध्यान नहीं देते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ये किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए है। हम इतना वो मटेरियल दे करके बताते हैं कि कहीं भी जाएंगे तो ये भूलेगा नहीं, हमेशा याद हो जाता है। समास का मतलब क्या है? समास का मतलब है कि संक्षेपण या छोटा करना, यानी 2 पदों को जोड़ करके छोटा करना समास कहलाता है, संक्षेपण कहलाता है। समास में 2 तरह की चीजें आती है। एक समास विग्रह आता है, तो इसको हम बता देते हैं। समास विग्रह में होता क्या है, कोई समासिक पद है तो उसका अलग अलग करना ही विग्रह कहलाता है। ठीक ना। और समासिक पद को एक साथ जोड़ना समास कहलाता है। समास का जोड़ना, संक्षेपण करना, 2 पदों को जोड़ना समास कहलाता है। यही जब आप संधि पढ़ेंगे तो उसमें संधि विच्छेद कहा जाता है। विच्छेद में और विग्रह में अंतर है। विच्छेद का मतलब होता है एक एक वर्ण को तोड़ तोड़ के अलग करना, विच्छेद करना। और विग्रह का मतलब होता है पद को अलग करना है। समझ में आ रहा है? तो समास विग्रह होता है 2 पदों को अलग अलग करना, जबकि संधि जब आप पढ़े होंगे तो वहां पे संधि विच्छेद बताया जाता है, संधि विच्छेद बताया जाता है। तो यहाँ पर हम विग्रह के बारे में समास जान गए। समासिक पद किसे कहते हैं? समास से जुड़ा हुआ जो पद होता है वह समासिक पद कहलाता है। ठीक है। तो समास विग्रह 2 पदों को अलग अलग करना विग्रह कहलाता है, और समास के दोनों पद जब साथ होते हैं तो समास कहलाता है, वो समासिक पद कहलाता है। समास का अर्थ हो गया संक्षेपण या छोटा कर। इसको थोड़ा सा हम परिभाषा के रूप में कैसे देखेंगे, जरा इसे आप देख लीजिए। 2 या 2 से अधिक पदों के बीच विभक्ति या योजक पदों आदि को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है। पद बनाया जाता है तो इस क्रिया को समास कहते हैं, और बने हुए पद को समासिक पद कहते हैं। ठीक है। इस क्रिया के बाद नया शब्द का अस्तित्व आ जाता है, या नया शब्द एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। जैसे यहाँ देखेंगे, घोड़ा युक्त गाड़ी का मतलब क्या हो गया? घोड़ा गाड़ी। दही में पड़ा बड़ा, इसका हो गया दही बड़ा। देखिए यहाँ पर में हटाया गया, पड़ा हटाया गया, युक्त हटाया गया है, तो यहाँ देखिए युक्त हटाया गया, में पड़ा हटाया गया है, और यहाँ घोड़ा गाड़ी दही बड़ा हो गया है ना। परिभाषा पूरी तरह से यहाँ पे लागू हो रहा है कि नहीं? 2 या 2 से अधिक पदों के बीच में विभक्ति या योजक पदों आदि को हटाकर एक संक्षिप्त पद बनाया जाता है, तो इस क्रिया को समास कहते हैं। और नया शब्द अस्तित्व में आ जाता है, तो नया शब्द हमको मिला क्या? घोड़ा गाड़ी। क्लियर हुआ? और यहाँ नया पद क्या मिला? दही बड़ा। अब इतना, इसको जानने के लिए इतना ही से हम जान जाएंगे। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा से युक्त गाड़ी, दही बड़ा, दही में पड़ा हुआ बड़ा, वो दही बड़ा है।
ठीक है, तो यहाँ हम जान जाते हैं। इसमें देखिए, इसमें दो पद होते हैं, एक तो पूर्व पद होता है और दूसरा उत्तर पद होता है। पूर्व का मतलब पहले वाला पद और उत्तर का मतलब बाद वाला पद। यहाँ देखिए घोड़ा गाड़ी में इसको अगर हम 20 से 2 भाग में कर दें तो पहले वाला भाग पूर्व पद हो जाएगा और इधर वाला भाग उत्तर पद हो जाएगा। पूर्व का मतलब पहले, उत्तर का मतलब बाद। तो घोड़ा गाड़ी में पूर्व पद कौन सा है? तो घोड़ा पूर्व पद है और उत्तर पद गाड़ी है। दही बड़ा में पूर्व पद कौन है? तो दही पूर्व पद है और बड़ा उत्तर पद है। छाट लेंगे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को छाट लेंगे। अन्य उदाहरण देख लीजिए, राजा का पुत्र। राजा का पुत्र का है यहाँ पर, तो का जब लोप होता है तो राजपुत्र हो जाता है। और इसी तरह अन्य उदाहरण देख लीजिए समास का, पंचवटी, दशानन, त्रिफला, नीलगाय, सभापति, माता पिता, नीलकंठ, पंचानन, चतुरानन, दशानन, हसमुख। ये बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। ये समास की परिभाषा और इसके दो उदाहरण आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समास के भेद। समास कितने प्रकार के होते हैं जान लीजिए कि समास मुख्य रूप से 4 ही प्रकार के बताए गए हैं। किसी कंपटीशन में जाएंगे तो 4 ही प्रकार के उसमें ऑप्शन में आता है, तो आप 4 पे क्लिक करेंगे। कारण क्या है? यहाँ पर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन तीनों को एक ही माना गया है। ठीक है ना, यानी तत्पुरुष कर्मधारय में गया और कर्मधारय से परिवर्तित रूप द्विगु में गया, इन तो तीनों को एक ही माना जाता है। तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष और बहुव्रीहि द्वंद्व, यही 4 समास मुख्य रूप से माने जाते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में, उत्तर यूपी बोर्ड के सिलेबस में जो समास के प्रकार बताए जा रहे हैं, यहाँ 4 न होकर के 6 माने जाते हैं। अब आपके एग्जाम में यदि पूछता है कि समास के कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे 6 भेद। क्लियर हुआ? अब आप कोई शंका, संदेह, डाउट में नहीं रहेंगे। समास के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। हाँ, ये जरूर क्वेश्चन आपसे डीपली या बहुत सूक्ष्म रूप से पूछा जा सकता है कि मुख्य रूप से समास और समास के कितने भेद हैं, तो 4 बताएंगे। क्या कोई पूछेगा ऐसा क्यों, तो आप कहेंगे कि कर्मधारय और ये द्विगु समास तत्पुरुष के ही अंतर्गत आते हैं, इसलिए ये एक ही समास हुआ, तत्पुरुष समास। ठीक है ना। तत्पुरुष के अन्य भी इसके भेद हैं, इसको हम बाद में बता देंगे, चर्चा होगा तो। ठीक है, तो समास के भेद हो गए 6। कौन कौन है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। ठीक है, अब देखिए अव्ययी भाव में क्या होता है? अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? आपको पता है? नहीं पता है? आज ग्रामर की बुक कहीं न कहीं से लेकर के अव्यय को आप लोग पढ़ेंगे। वैसे मैं यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। जहां पर लेकिन, चूंकि, परंतु, इसलिए, कहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ऐसे, तैसे, जैसे शब्द आ जाए वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। ये साधारण ट्रिक है, अव्यय होता है। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास को अव्यय कहते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास कारक होता है। कारक जानते हैं? कारक नहीं जानते हैं कि कर्ता? कारक के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ। कारक चिन्ह होता है। कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का, के, की, नैने, रा, रे, री, अधिकरण में, पै, पर, ऊपर, ये सब कर्ता कारक के चिन्ह है। ये आप लोग तत्पुरुष समास में देखेंगे। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप होता है। अभी मैं आगे लिखता हूं।
कर्मधारय समास का मतलब क्या होता है? विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। इस संज्ञा की विशेषता बताएं या सर्वनाम की विशेषता बताएं तो ये विशेषण कहलाते हैं। तो कर्मधारय का मतलब क्या हो गया? विशेषण। द्विगु, द्विगु का मतलब क्या होता है? संख्या। अच्छा सर जी कहेंगे कि द्विगु का मतलब संख्या बराबर हम भूल जाते हैं, कैसे याद करें? जैसे अपने वहाँ की जो बोली है ना भोजपुरी, उसमें क्या होता है? एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, पांच गो, छह गो पढ़ते हैं ना। तो द्विगु एगो, द्विगु, द्विगु का मतलब दो गो, दो गो यानी दो क्या है? संख्या है। तो याद कीजिएगा, जहां पर संख्या आ जाए, द्विगु मतलब संख्या, दो संख्या जहां पर देखने को मिले वहां पे द्विगु समास होता है। साधारण सी ट्रिक है, याद कीजिएगा, समझ लीजिए। याद रखिए, पंचवटी पंच है, नवरात्र में 9 है, नवग्रह में 9 है, त्रिलोक में तीन है, तो यहाँ पर संख्या दिखाया गया है द्विगु समास। ठीक है। बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहु का मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन है? ब्रह्मा है। यानी इसके अलावा जो बड़ा रूप दिखाई दे उसे हम बहुव्रीहि कहते हैं। दशानन, 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण की बात यहाँ बताई गई है। त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसके, अर्थात शिव की बात बताई गई है। पांचाली, पांचाली का किसे कहते हैं? क्या बोलते हैं उनको? द्रौपदी को। पंचानन हनुमान जी को कहते हैं, 5 मुख है जिसके, तो हनुमान जी हो गए। इस तरह से 31, 51, 21 सब कहेंगे सर जी ये 33 संख्या है, 51 संख्या है और 21 संख्या है, आप कैसे कह रहे हैं कि ये बहुव्रीहि होगा? तो मैं इसको भी विस्तार से बता देता हूँ। ठीक है। द्वंद्व समास देखिए, द्वंद्व में क्या होता है? देखिए, दो यहाँ भी है और दो यहाँ भी है, दोनों पद बराबर है कि नहीं? बराबर है। और 9 को योजक चिन्ह मान लीजिए, यानी इधर वाला पद भी और इधर वाला पद दोनों बराबर होते हैं, तो यहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, लाभ हानि, दिन रात, दोनों जो पद होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसी तरह से मैं इसको विस्तार से बताता हूँ। यहाँ आ जाइए, अव्ययी भाव समास में इसके उदाहरण पूछता है। यथाशक्ति, आजीवन। कहेंगे सर जी कैसे हम पहचानेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है? तो इसके लिए हम बता देते हैं, पहला पद छोटा होता है और दूसरा पद बड़ा होता है। तो यथा में छोटा है, शक्ति देखिए बड़ा है, आज छोटा है, जीवन बड़ा है। इसको आप पहचान सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रिक है। छोटा पहला पद छोटा होता है, दूसरा बड़ा होता है, आराम से पहचान लेंगे अव्ययी भाव समास में। दूसरा चीज इसका ट्रिक क्या है याद करने का, समझने का? इसमें अव्ययी भाव समास में उपसर्ग जुड़े होते हैं। जैसे यथा, अति, नी, आ, अन, प्रति, ये जो आप उपसर्ग पढ़े थे ना, ये सभी उपसर्ग इसमें जुड़े होते हैं अव्ययी भाव में। इसे ठीक है याद करने का। और पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब जो व्यय न हो, खत्म न हो, यह अव्यय होता है। अव्यय के बारे में तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। कारक चिन्हों का लोप होता है, जैसे कन्यादान, कन्या का दान। ठीक है ना? तो देखिए संबंध है, कन्या का दान, यहाँ का आ गया ना, तो यहाँ पे कारक चिन्हों का लोप है। कन्या का दान, गुणहीन, गुण से हीन, गुण से किससे? हीन, यानी ये करण कारक हो गया यहाँ, गुण से हीन। ठीक है। रेखांकित, रेखा से अंकित, करण कारक हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे रंगमंच, रंग से बना हुआ मंच, रंगमंच। ठीक है ना? यहाँ भी करण हो गया। ठीक है। लेकिन तत्पुरुष समास में कहीं न कहीं कारक चिन्हों का लोप होता है और उत्तर पद जो होता है वह प्रधान होता है। कभी कभी पूछता है कि किस समास का पूर्व पद सहायक का काम करता है और उत्तर पद प्रधान के रूप में आता है, तो हम कह देंगे तत्पुरुष समास का। क्लियर हुआ? आगे देख लीजिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का मतलब होता है विशेषण, विशेषता बताने की बात जहां पर आ जाती है वहां पे कर्मधारय समास होता है। जैसे मुरलीधर, मुरलीधर, नील
कमल यह क्या है? नील क्या है? एक रंग है, विशेषता है। और कमल क्या है? कोई वस्तु है। तो कमल जो कैसा है? नीला है, विशेषता बता रहा है। नील गाय, गाय कैसी है? नीली है, विशेषता बताया जा रहा है। मृग नयन, नयन क्या है? मृग के समान है, यानी आंख उसका मृग के आंखों के समान है, तो मृग नयन हो गया। महादेव, देव में जो महान है वो है महादेव। यहाँ पर विशेषता, विशेषण बताई जा रही है, इसीलिए यहाँ पर कर्मधारय होता है। पहला पद ही विशेषता लिए रहता है जो दूसरे पद की विशेषता बताता है, तो यहाँ पर कर्मधारय समास हुआ। इसको पहचानने के एक उपाय और है कि उसमें कैसे लगाकर उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं, उत्तर मिल जाता है तो कर्मधारय समास है। जैसे मृग नयन है, तो नयन कैसा है? तो मृग के समान उत्तर मिल गया ना, तो यहाँ पर विशेषण है, इसीलिए यहाँ पे कर्मधारय समास। एक पद विशेषण, दूसरा विशेष्य होता है, और पहला पद अप्रधान, दूसरा प्रधान होता है। प्रश्न ये पूछता है कि किस समास का पहला पद अप्रधान होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, उसमें आप कर्मधारय समास लगाते हैं। द्विगु, द्विगु समास के बारे में हम बताए थे, अभी चर्चा हुआ था। द्विगु का मतलब होता है संख्या, ठीक है। हम लोग जैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 करते हैं ना, तो द्विगु का मतलब हो गया संख्या, यानी पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। तो ये द्विगु समास हो गया। यहाँ पे पहचानने का ये ट्रिक है कि पहला पद संख्यावाची होता है, तो निश्चित रूप से हम इसे पहचान लेंगे। इसका उदाहरण देखिए, पंचवटी है, पंच, नवरात्र में 9, नवग्रह में 9, त्रिलोक में 3, जहां पर संख्यावाची देखने को मिले वहां पे द्विगु होता है। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि का मतलब होता है बहु, जैसे चतुर्भुज ब्रह्मा को दशानन, रावण को त्रिनेत्र, शिव जी को पंचाली, द्रौपदी को पंचानन, हनुमान जी को 31, 51, अच्छा हम कहेंगे 31। इसका मतलब हुआ 1 और 30 है जो, इसका मतलब ये हुआ 1 और 30 है जो, अर्थात कौन? 31। इसीलिए यहाँ पे बहुव्रीहि हो गया। 51, 51 में कौन सा है? तो 1 और 50 है जो, अर्थात 51। अब ऐसा नहीं है कि पूछेंगे सर जी 31 में, 21 में, 51 में तो संख्या दिखाई दे रहे हैं, तो क्यों नहीं यहाँ पे द्विगु हो रहा है? तो यहाँ तोड़ करके देखिए ना, 1 और 50 मिलकर जो बनता है वो कौन है? अर्थात 51 है, तो वहां पे बहुव्रीहि होगा। क्लियर हुआ? कोई शक अगर होगा तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, हम उसका समाधान बता देंगे। द्वंद्व का मतलब होता है जोड़ा, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है ना, दोनों पद प्रधान होते हैं। और जैसे पापा, पाप, चलिए मैं पापा पाप को बता देता हूं। कहेंगे सर जी पापा पाप का जरा विस्तार बता देखिए। पाप, पापा, पाप, इसका मतलब क्या हो गया? पाप, अधन और पाप, ठीक है ना। यहां तोड़ेंगे तो क्या हो गया? पाप, पाप, पाप। क्लियर हुआ? दोनों पद प्रधान है। लाभालाभ, यहां देखिए लाभ, अधन और लाभ, ये हो गया लाभालाभ। अब तो क्लियर हुआ कि कैसे हम दोनों समास को पहचानेंगे। लाभ और हानि, लाभ और अलाभ, पाप और अपाप, पाप और पुण्य, हुआ बात एक ही। तो ये द्वंद्व समास हुआ। दोनों पद की प्रधानता होती है। माता पिता, माता और पिता, पितरऊ बोल देते हैं।